गुड इवनिंग एवरीवन। ये साइंस क्लास का फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अपन साइंस जो पढ़ रहे हैं आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, एएलपी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और अपन अभी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, इम्पोर्टेंट जो भी रहेंगे। तो अभी पहले अपन थ्योरी अच्छे से कवर करते हैं। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया है, मैंने इसी चैनल अभिनव सर क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अभिनव सिंह राजपूत आपको पढ़ाता हूँ साइंस। सबसे पहले देखते हैं कि मोशन एंड रेस्ट, गति या विराम किसको कहते हैं। तो गति एंड विराम, गति मतलब चलना, विराम मतलब रुकना। बट कैसे, कोई भी चीज़ गति में भी हो सकती है, विराम में भी हो सकती है। तो ये से इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई भी वस्तु जब दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसे गति की अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब है कि गति या विराम हम किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में देखते हैं, ना कि उसकी स्वयं की खुद की। जैसे ये पेड़ है यहाँ पर और ये ट्रेन है। तो ये पेड़ और ट्रेन, अगर ट्रेन चल रही है तो पेड़ और ट्रेन एक दूसरे के सापेक्ष गति में है। बट ये पेड़ और इस पेड़ आपस में एक दूसरे के सापेक्ष में विराम में है। तो अपन गति और विराम को कैसे देखते हैं, सापेक्ष में देखते हैं एक दूसरे के। यदि किसी, आगे देखते हैं इसमें, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, यहाँ पे कह रहा है कि परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। अगर परिवर्तन हो रहा है तो गति है। और क्या है, अगर समय के साथ नहीं बदलती तो उसे विराम कहते हैं। अगर दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष उनकी गति नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। तो गति और विराम क्लियर हो गए होंगे कि गति किसको कहते हैं, विराम किसको कहते हैं। जब दूसरी वस्तु के सापेक्ष, विराम और गति एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। इसको नोट डाउन कर लेना। गति और विराम एक दूसरे के क्या होती हैं, सापेक्ष में होती हैं। गति कितने प्रकार की होती है, गति के प्रकार, तो लीनियर मोशन, इसे रैखिक गति कहते हैं, रैखिक। इसमें वस्तु सीधी रेखा में चलती है, लीनियर, बिल्कुल लीनियर, सीधी। बंदूक से निकली हुई गोली, इसके एग्जाम्पल याद रखना। दूसरा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, इसमें वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। वृत्तीय गति क्या होती है, इसमें वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है, सर्कुलर मोशन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं, उसके चारों ओर घूमती रहती है। वृत्तीय गति, बंदूक से निकली गोली। दूसरा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तीसरा है दोलनीय गति, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन करती हुई गति। इसमें कौन सी होती है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है। कोई ये बिंदु है, उसके आगे पीछे ऐसे ऐसे। बट इसमें क्या होता है, दोलनीय गति और आगे होती है आवर्त गति। तो दोलनीय जब गति होती है उसमें टाइम फिक्स नहीं होता कि इस बिंदु के फ्रिक्वेंसी कितनी है, मतलब आने जाने की। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, दोलनीय गति का झूले की गति। जो झूले की गति होती है वो दोलनीय गति होती है, क्योंकि जैसे झूला झूल रहा है तो उसकी कोई
फिक्स स्पीड नहीं है एक पॉइंट पर आने की। बट आवर्त गति जब देखेंगे अपन तो वो भी ऐसी ही रहती है। इसमें एक वस्तु अपनी गति को निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। गति ऐसी ही होती है बट एक निश्चित अंतराल पर वह रिपीट करती है। सिलाई की मशीन, सिलाई की मशीन तो पॉइंट है तो बराबर फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स रहती है कि एक अंतराल रहता है जो टाइम का इंटरवल गैप होता है कि इतने टाइम के गैप के बाद ही इस गति रिपीट होगी वस्तु की उस पॉइंट पर। तो 4 प्रकार की गति हो गई, लीनियर रैखिक गति, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, दोलनीय गति ऑसिलेटरी मोशन और आवर्त गति। इनके सभी के एग्जाम्पल देख लेना एक बार, ये सब में लगभग पूछ लेता है। दूसरी गति होती है अब आते हैं डेफिनेशन पर। डिस्टेंस या दूरी किसको कहते हैं, तो इसकी भी दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको देखना एक बार। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बिंदु से चलना चालू किया, ए बिंदु से चलना चालू किया और यहाँ तक बी तक पहुँच गए, तो ये पूरी जो एरी जहाँ से चलना ए से बी तक का जो पूरी लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। और ये क्या होता है, अदिश होती है। ऐसा ही इसकी जो यूनिट होती है मीटर होती है। तो दूरी की कैसी राशि होती है, अदिश होती है। वहीं विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये कैसी होती है, ये सदिश राशि होती है। इसमें क्या होता है, मतलब सदिश का मतलब इसमें दिशा होती है, दूरी मतलब इसमें दिशा नहीं होती। तो विस्थापन कहाँ है, ये विस्थापन है अपना। ये यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हो गया। तो विस्थापन और दूरी में समझ आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। दूरी अपॉन विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा या बराबर, तो दूरी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, बट दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकती है। कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ए से बी, इनके लिए दूरी और विस्थापन बराबर है। बट इस पॉइंट के लिए यहाँ से देखोगे तो दूरी ये है और विस्थापन ये है, बट इससे विस्थापन दूरी से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अब देखते हैं चाल या स्पीड किसे कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एक किसी निश्चित टाइम में तय की गई दूरी को चाल या स्पीड, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इस पर अपन अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत कुछ कवर करा दूंगा, जिससे आपका कम फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब किसी शिफ्ट में आते हैं किसी में नहीं, बट एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपकी शिफ्ट में भी। तो चाल किसको कहते हैं, एकांक समय में तय किए गई दूरी, निश्चित अनुपात में। दूरी तो देख ली, दूरी किसको कहते हैं, ए से बी पॉइंट तो चले, लेकिन एक निश्चित टाइम तक, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 घंटे में, तो उसमें दूरी अपॉन समय मीटर पर सेकंड चाल। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है दूरी। बट वेग कैसी है, वेग सदिश है। तो वेग की डेफिनेशन क्या है, वेग या वेलोसिटी किसे कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। समय वही है बट तय किए गए विस्थापन। जब चाल स्पीड देख रहे थे तो वो दूरी की बात कर रहा था,
और वेग विस्थापन वेलोसिटी किसकी बात कर रहा है? वेग और वेलोसिटी विस्थापन की बात कर रहे हैं। बट दूरी किसकी बात कर, चाल किसकी बात कर रही है? स्पीड, दूरी की। तो जब विस्थापन कैसी राशि है? सदिश है। और दूरी कैसी है? अदिश है। तो चाल कैसी रहेगी? अदिश रहेगी। और विस्थापन कैसा हो जाएगा अपना? विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि। वेग कैसा हो जाएगा अपना? वेग हो जाएगा सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन भी अपना सदिश है। तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड, बस राशि कैसी हो जाएगी? अदिश। तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय और चाल बराबर दूरी अपॉन समय। अब वेग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे? एक प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वस्तु फाइनल किसी डेस्टिन तक पॉइंट तक पहुंच जाती है उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विराम से अगर कोई वस्तु चल रही है, वस्तु अगर रुकी हुई है, अपन रुके हुए हैं और चलना प्रारंभ करते हैं तो उसका मान होता है 0। और अगर वस्तु फाइनल वेलोसिटी, रुकना या ब्रेक लगने पर, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इन दोनों पॉइंटों को हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन बनाने में काफ़ी, न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। कि प्रारंभ में वो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं देगा, बट अगर ये क्वेश्चन में देखना होता है कि प्रारंभ में इनिशियल वेलोसिटी दिया या फाइनल। जब इनिशियल वेलोसिटी और बोल रहा है कि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो फिर यू का मान कितना लेना पड़ेगा? 0। और वस्तु कहीं पर जाकर रुक गई तो फिर वी का मान कैसा लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। अब त्वरण देखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है? वेग, अभी देखा वेग देखा, वेग के 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब टाइम आ जाता है यहाँ पर। ऑलरेडी टाइम पहले ही से था मीटर पर सेकंड, एक बार टाइम और आ रहा है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जिसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन कैसे? फाइनल वी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो वेग ऑलरेडी मीटर पर सेकंड था, अपॉन सेकंड कर दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसी राशि हो गई? सदिश हो गई, क्योंकि वेग भी सदिश था। वेग कैसे सदिश था? क्योंकि विस्थापन सदिश था। तो वेग, विस्थापन सदिश, वेग सदिश और त्वरण भी सदिश। अब इसमें और अच्छे अच्छे कंसेप्ट को समझ, ये इन सबसे फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से अभी अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, t इन सेकेंड। तो पॉजिटिव त्वरण क्या होता है? यह सदैव वेग को बढ़ाता है। वेग या स्पीड बोलते हैं जिसको, उसको क्या करता है? वेलोसिटी को पॉजिटिव त्वरण। पॉजिटिव त्वरण यह सदैव वेग को बढ़ाता है। त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन लाता है। त्वरण क्या करेगा? वेग में परिवर्तन लाने का काम करता है। या तो वेग को बढ़ाएगा या वेग को कम करेगा। तो लेकिन जो पॉजिटिव त्वरण होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो सदैव वेग को बढ़ाता है, इससे वेग बढ़ता जाएगा अपना। लेकिन त्वरण, नेगेटिव त्वरण, ये क्या करता है? वेग को कम करता है। नेगेटिव त्वरण को मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं। वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को घटाता है उसे मंदन कहते हैं। मंदन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो रिटार्डेशन, ये कौन सा होता है? मंदन हमेशा नेगेटिव होता है।
और पॉजिटिव जो त्वरण होता है वो सदैव वेग को बढ़ाता है और ये कम करता है। ये डेफिनेशन मैथ में पढ़ते ही हो आप, मतलब ये पॉइंट। किलोमीटर हावर में स्पीड दी है तो 5/18 से मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 से किलोमीटर पर हावर में आ जाएगी। किलोमीटर पर हावर से कैसे, 5/18 मीटर पर सेकंड। अभी न्यूमेरिकल में ये सब चीज़ें काम आएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है चाल 5 सेकंड में 42 मीटर पर सेकंड से 77 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो त्वरण, तो अब देखना 42 सेकंड से 77 हो रही है, तो सबसे पहले तो अपन इसको क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि त्वरण कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि कम से ज़्यादा हो रही है। तो अभी अपन ने देखा था यहाँ पे पॉजिटिव त्वरण सदैव वेग को बढ़ाता है, तो यहाँ पे वेग 42 सेकंड से 77 हो रहा है, तो त्वरण कैसा है, पॉजिटिव। त्वरण का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेग में परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो इसमें ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी कितना है, फाइनल 77 माइनस के इनिशियल 42 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकंड। कितना बचा 42, 8 और 27 35, 35 डिवाइड बाई 5 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चाल 9 सेकंड टाइम दे दिया, मैं 92 मीटर पर सेकंड से घटकर 11 मीटर पर सेकंड रह जाती है, तो इसमें अभी देखा ये कैसा है, एक्सेलरेशन, इसमें त्वरण पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव हुआ। कैसे कि 92 मीटर पर सेकंड से घटकर 11 मीटर पर सेकंड रह गई, तो मंदन बोलते हैं, इसे रिटार्डेशन। टाइम भी दिया है जिसमें वही फार्मूला लगेगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी है, ए बराबर फाइनल आखिरी में कितनी घटकर रह रही है 11, माइनस प्रारंभ में 92 अपॉन टाइम कितना है 9 सेकंड, तो 11 में से 92 गए तो माइनस के 81 डिवाइड बाई 9 माइनस के 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे मंदन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ रहा होगा एक बार और, मतलब अगर नहीं आए तो एक बार फॉर्मूले हैं, वैसे तो सिंपल ही है, बट एक बार फिर से भी देख सकते हो आप। वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करना पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद ये देखना कि कैसे क्या करा रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन है, चाल 60 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक लगाकर 5 मीटर पर सेकंड रोक दिया जाता है, त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए। तो त्वरण होगा या मंदन होगा ये देखना है। तो स्टार्टिंग में अब सोच के खुद से करना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला भी वही लगेगा। तो चाल 60 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक लगाकर, तो ब्रेक लगा दिया तो वी का फाइनल वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। अब मैंने बताया था वहाँ पे थ्योरी में कि ब्रेक लगाने पर 0, और स्टार्टिंग में अगर इस प्रारंभ से चल रही है तो यू 0, तो फाइनल वैल्यू कैसे, वी माइनस यू, तो वी कैसे हो गया 0 हो गया, फाइनल वैल्यू 0, माइनस यू की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 5 माइनस के 12 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो मंदन आ जाएगा ये 0 माइनस 60 अपॉन 5 12 मीटर पर सेकंड, मंदन बोलते हैं इसे। अब अपन जी का मान देखते हैं कि जी का मान कैसे ऊपर जाने पर बढ़ता है या कम होता है, नीचे जाने पर क्या रहता है। तो नीचे या ऊपर कर रही वस्तु में त्वरण, अगर वस्तु कोई पृथ्वी से ऊपर जा रही है
तो उसका त्वरण बढ़ेगा या कम होगा या पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। और वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है तो उसका त्वरण घटेगा या कम होगा, पॉजिटिव और बढ़ेगा, कैसा रहेगा। तो ये है, इसको नोट डाउन कर लेना। जब वस्तु नीचे गिर रही होती है तो जी का मान पॉजिटिव रहता है। जब वस्तु कहाँ आ रही है, नीचे पृथ्वी की ओर, तो जी का मान पॉजिटिव। जब वस्तु ऊपर जा रही होती है तो जी का मान नेगेटिव। नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है पॉजिटिव, ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। इसको नोट कर लेना। तो अब क्वेश्चन है, मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 मीटर पर सेकंड बाद क्या होगा। कोई बिल्डिंग है, मीनार है, एक उससे पत्थर गिर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड बाद क्या होगा। तो अभी अपन ने देखा था, कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है, नीचे गिर रही है, तो जी का मान पॉजिटिव होगा। और अगर वही वस्तु ऊपर जा रही होती है तो जी का मान नेगेटिव रहेगा। तो त्वरण ए को क्या बोलते हैं, ए बराबर इसे जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए की वैल्यू कितनी है, नीचे आ रही है, तो इसे 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। और ऊपर जा रही होती तो नेगेटिव कर देते, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वस्तु कहाँ से प्रारंभ करती है, वस्तु प्रारंभ करती है किसी मीनार से गिर रही, तो वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, तो यू का मान कैसे हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी, 9.8 बराबर वी अपॉन टाइम कितना है 5, तो वी बराबर 49। समझ आया। इसका मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। अगर यहाँ 50 लिखा होता ऑप्शन में तो फिर अपन 10 मान लेते, बट 49 और 50 दोनों एक साथ नहीं हो सकता, नहीं, या तो 9.8 लेगा या फिर एक्चुअल वैल्यू 9.8 रहती है, बट कभी कभी ऑप्शन में के हिसाब से 10 भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। तो अब बताइए, वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो ए का मान क्या होगा, सोचो, ए का मान नेगेटिव होगा। तो एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड कौन सी वैल्यू है, वी की वैल्यू है कि यू की वैल्यू है। तो एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर, तो वस्तु क्या है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, तो ये वस्तु कैसी है, वी की वैल्यू है, ये यू की वैल्यू है। से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड के बाद वेग पूछ रहा है। इसमें फाइनल वैल्यू, वेग मतलब फाइनल वैल्यू, यू का मान, वी का मान पूछ रहा है, यू की वैल्यू दी है, वी का पूछ रहा है, टी पता है, और इसमें ए और जी मैंने अभी बताया था एक ही होता है, तो ऊपर की ओर फेंक रहा है तो दोनों उसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए 9.8 नेगेटिव में ले लेंगे, वी निकालना है माइनस की, यू 10 है, अपॉन टी की वैल्यू 6 है, तो 6 का गुणा इधर कर देंगे, प्लस के 10 ऐड कर देंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, तो ए की वैल्यू कैसी आई है इसमें, नेगेटिव 9.8, तो वी बराबर 9.8 इंटू 6 प्लस के 10, तो वी बराबर माइनस के 48.8। तो ये क्या है, मंदन त्वरण। ये क्वेश्चन देख लिया अपन ने, कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2
3, 4 और 5। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार और देख लेना। एक आध क्वेश्चन आ जाता है बट थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जी का मान ऊपर गया कैसे, तो इसके लिए क्या है, मैंने जो भी इसमें बताया उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। और वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं नोट डाउन करने के लिए, और अपन बहुत ज़्यादा कंटेंट से कम कंटेंट में अपन पूरा कवर कर लेंगे इसको, कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। थोड़ा लिख के चीज़ें सही से याद रहती हैं, लास्ट टाइम में काम आएगा। तो थोड़ा नोट्स अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट लगे उतना लिख ही लेना, नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। क्योंकि ऐसे ही लेक्चर लेके छोड़ दोगे तो कोई सेंस नहीं रहेगा, पेपर के टाइम पे चीज़ें रिवाइज कहाँ से करोगे आप। पीडीएफ तो बहुत सारी रहती हैं मोबाइल में अपने में, तो सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ से मिलती है कि अपने खुद के जो नोट्स रहते हैं। और ये साइंस मतलब आपने कहीं से और से भी पढ़ी होगी, क्योंकि काफ़ी टीचरों से पढ़ लेते हैं। और ये पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन कोई 50 लेक्चर में, कोई 100 लेक्चर में, तो इतना ज़्यादा पढ़ के कर और फिर भी पूरे नंबर तो आते नहीं हैं। कोई किसी से भी पढ़ लेना 50-100 लेक्चर में भी वो इतना ज़्यादा करा देंगे कि दिमाग की भी कैपेसिटी रहती है ना चीज़ों को याद रखने की, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाने के बाद भी चीज़ें याद तो रख नहीं पाओगे। बट बात वो होती है कि कम पढ़ाने के बाद अगर अच्छा स्कोर कर दो तो वो बेस्ट रहता है। तो 10 से 12 लेक्चर में फ़िज़िक्स कंप्लीट करा दूँगा, और उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर दोगे। अगर किसी से 100 लेक्चर लोगे तब भी उतना नहीं कर पाओगे जितना ये 10 लेक्चर में कर दोगे, क्योंकि सिलेक्टेड कंटेंट है। और ये जो कंटेंट है आपको मैं बता दूँ तो यूपीएससी का प्रॉपर एनसीईआरटी का कोर्स है ये उसका कंटेंट है ये। तो कोई बाहर इससे ना कोई टॉपिक बाहर जाने वाला है ना। और मैं भी आरआरबी के सारे एग्ज़ाम वगैरह दे चुका हूँ, निकाल चुका हूँ प्री वगैरह सारे, तो मेरे को पता है अच्छे से। तो क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा इससे भी। तो अब देखते हैं अपन गैलीलियो के समीकरण। गति से संबंधित गैलीलियो ने 4 समीकरण दिए थे। कौन कौन से समीकरण है वो, इनको भी नोट कर लेना। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। चौथा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 इम्पोर्टेंट है इसमें, एक बार बस देख लेना कि s बराबर u प्लस 1/2 2t माइनस 1 इंटू टी। तो मेन क्या क्या है, पहला है वेग तथा समय का। ये इससे पूछ लेता है कि पहला जो समीकरण था वो उसमें किस किस में रिलेशन बताता है, तो वेग और समय में। तो वेग और समय में कैसे बताता है, 3 रिलेशन होते हैं। वेग समय में बताता है ये, दूसरा दूरी और समय में, तीसरा वेग और दूरी में। तो मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, वेग समय और दूरी। तो इस वाले में अपन को देखना है वेलोसिटी, वेग है दोनों जगह है, टाइम है, दूरी दिख रही है नहीं कहीं पे भी नहीं। तो इसमें कौन कौन सा बताएगा, वेग और इसमें वेग बताएगा और टाइम बताएगा, दूरी नहीं बताएगा। इस वाले में कौन सा बताएगा, इसमें कौन कौन सा दिख रहा है, डिस्टेंस एस दिख रहा है, वेग इसमें यू टी साथ अकेला है नहीं है, इसमें टाइम दिख रहा है, इसमें यू और टी है ना, वेग अकेला नहीं है। वेग अकेला कैसे होता है, ये होता तो यू और वी में से कोई होता तो दूसरा कौन सा है, एस है प्लस टाइम है, तो डिस्टेंस दूरी एंड टाइम। तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s, वेग है दो जगह है, टाइम इसमें कहीं है नहीं है, इसमें डिस्टेंस एस है तो वेग और दूरी में, टाइम में नहीं बताएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करके याद कर लेना, एक क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कभी कभी।
क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बस इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद रुक जाओ। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ये क्या हो गया बताओ। वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग, तो वेग का कौन सा वाला, फाइनल या इनिशियल, तो इनिशियल। तो वी और यू का मान, यू का मान, तो यू बराबर 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जब यू ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जी का मान नेगेटिव। वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। तो वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में, टी बराबर 5 सेकंड, यहाँ से फेंका और यहाँ पर 5 सेकंड में क्या हुआ, वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गया। अब जब मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गया तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, पहुँच के रुकेगा, फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कह रहा है जब वह लौट कर आएगी तब ठीक टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा। जब वह लौट कर आएगी, अब इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको नोट ही कर लेना। तो यहाँ तक समझ आया। अभी यहाँ से आगे अभी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो यू की वैल्यू पता चल गई अपन को, यहाँ से यू की वैल्यू पता चल गई, जी का पता चल गया, टी का पता चल गया और यू का पता चल गया। तो वी बराबर यू प्लस ए टी। बट इसमें ये ऐसा कुछ लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अब क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ से, जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से है। क्वेश्चन कह रहा है जो निकालना है, जब वह लौट कर आएगी तब ठीक टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो जब वस्तु टकरा रही है, जब वह लौट कर आएगी, मेन चीज़ इसमें ये हो जाती है कि जब वह लौट कर आएगी तो कोई वस्तु ऊपर गई और जब वह लौट कर आ रही है तो लौट कर आने से पहले वस्तु रुक गई। तो जब लौट कर आएगी, जैसे फाइनल वैल्यू पहुंच गई थी वी का मान 0, अब जब लौट कर आएगी तो प्रारंभ किससे करेगी, 0 से। तो यहाँ पर वैल्यू यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टकराने से ठीक पहले उसका वेग, तो टकराने से ठीक पहले, टकराने के बाद तो वेग 0 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू वी का मान। टकराने से ठीक पहले वी का मान ज्ञात करना है। बट इसमें क्या हो गया, यू का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जब वह लौट कर आएगी, तो लौट कर कब आएगी, जब वस्तु को अपन फेंकेंगे, किसी बॉल को ऊपर फेंका, बॉल मैक्सिमम ऊंचाई तक गई, उसके बाद रुक के ही तो नीचे आएगी, एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम, जब रुक कर नीचे आएगी। तो जब रुक कर नीचे आएगी तो यू का मान यहाँ से 0 हो जाएगा। बस क्वेश्चन में इतना ही समझना था। तो अब अपन यहाँ देखते हैं, तो यू का मान 0 हो गया, टाइम अपने पास 5 सेकंड है। अब निकालना क्या है, वी की वैल्यू। तो वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी बराबर यू का मान रुकने से ठीक पहले 0 प्लस ए की वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हैं, 10 इंटू टी का मान 5 सेकंड। तो वी फाइनल वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड। बस क्वेश्चन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ तक जो क्वेश्चन कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, बस समय अपन को यहाँ से देखना है। मेन क्वेश्चन अपना कहाँ से स्टार्ट होता है, जब वह लौट कर आएगी तब टकराने से ठीक पहले। अदरवाइज क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर इस हिसाब से करोगे तो वी की वैल्यू देख ली अपन ने। जब वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो टी देख लिया, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी।
कर दोगे तो यू की वैल्यू अपन स्टार्टिंग में 0 रख देंगे। टाइम 5 सेकंड है, 0 रखने पर वेलोसिटी 10 v/5, तो v की वैल्यू 40 आ जाएगी। बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऐसे, तो अपन को ऐसे ही करना है इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड है। यू की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड में, उच्चतम बिंदु मतलब फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0। तो इसमें वही v बराबर u+80 लगा दो, v की वैल्यू 0 रख दो, u 50 है, a ऊपर फेंका जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, -80। तो t बराबर 50/10 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 70 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। इसमें u की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या है, रुकी हुई होगी, तभी तो अपन उसको फेंकेंगे। इसमें जो प्रारंभिक वैल्यू होगी u का मान 70 मीटर पर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं कि वेग से ऊपर फेंका जाता है, जब वह लौट कर आएगी तो टकराने से ठीक पहले उसका वेग कितना होगा। तो जब लौट कर आएगी तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब वह लौट कर आएगी। अदरवाइज u का मान फेंका है तब 70 है, जब लौट कर आएगी तो रुक कर आएगी तो u का मान 0 हो जाएगा। तो u बराबर यहाँ से 0 ले लेंगे। v बराबर u+80, v बराबर u 0 प्लस a की वैल्यू 10 × t। अब अपने पास यहाँ पर समय नहीं दिया है, तो समय निकालने के लिए अपने पास प्रारंभिक वेलोसिटी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन इसी फॉर्मूले को दोबारा से लगाकर। v बराबर u+80, तो v बराबर फाइनल वैल्यू जब पहुँचेगा तो 0 हो जाएगा। u की वैल्यू 70 है प्लस a की वैल्यू 10 है × t। अब a यहाँ पे प्लस की जगह नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि वैल्यू वस्तु पर जा रही है। तो t बराबर 7 सेकंड, 7 सेकंड को उठा के यहाँ पे रख दो। v बराबर u+80 7, तो v बराबर कितना आ गया, 70 सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड। समझ आया, एक बार और देख लेना इसको। इसमें क्या था कि टाइम नहीं दिया था, तो टाइम निकालने के लिए अपन को इसी समीकरण को फिर से देखना पड़ा है कि इसी इक्वेशन को। तो इसमें फाइनल वैल्यू जब वस्तु रुक गई थी वहाँ पर तो 0 हो गया था। प्रारंभिक वैल्यू दी गई थी, माइनस ऊपर जा रही थी, a × t, a की वैल्यू 10 मान ली थी, g का जो मान 10 होता है, तो t बराबर 7 सेकंड। इस 7 सेकंड को उठा के अपन ने यहाँ पे जब वस्तु टकराने से ठीक पहले, तो टकराने से ठीक पहले v का मान, और जब वस्तु रुक कर लौट कर नीचे आ रही है तो u का मान 0 प्लस 80 नीचे आ रही है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। एक पिंड विराम अवस्था है, u बराबर 0, 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से, a की वैल्यू 2 है, शुरू करता है, तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी टाइम बराबर 2।
तो अब इसमें कौन सा समीकरण लगेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू की वैल्यू पता है, टी 0 है, यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 है, टी स्क्वायर ए इंटू टी की वैल्यू 4/2, तो 2। देखते हैं एक बार इसको, तो ए बराबर 2 हो गया, टी निकालना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 हो गई, 1/2 ए इंटू 2, टी की वैल्यू 4। तो अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर। ऐसे ये कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थ्योरी बढ़िया। तो यहाँ से आगे का अपन आगे करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ये सब आगे देखते हैं अपन। तो आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब नोट डाउन कर लेना, और आपको खुद भी पढ़ रहे होगे तो पता होगा कि क्वेश्चन इससे आते ही हैं, और इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे, नोट डाउन कर लोगे, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4, ये 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन अगर नोट कर लोगे तो ये हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले भी देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन लेक्चर 3 के साथ। मैं ट्राई करूँगा कि इससे 10 से 12 लेक्चर मैं कंप्लीट करा दूँ काफ़ी अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूँगा मैं, और आगे बायो भी कराऊँगा और केमिस्ट्री भी कराऊँगा, और उनके क्वेश्चन भी करा दूँगा मैं। और अगर किसी और सब्जेक्ट के आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट की ज़रूरत हो या गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ रेलवे में। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।